अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सिंध और वफाक एक बार फिर आमने सामने। वफाक सिर्फ बातों से सिंध फ़तह नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म चंद घंटे के लिए कराची आते हैं और चले जाते हैं। उनको चाहिए कि कराची वालों को वक्त दें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान पर तनकीद की और इसमें कोई शक नहीं, वज़ीर-ए-आज़म कराची आते हैं और चले जाते हैं। चूँकि वज़ीर-ए-आज़म को वक्त देना है कराची के लिए। और जब वो इलेक्शन कैंपेन चलाते थे 2018 में, तो वो कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है। और कराची के जो शहरी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें, अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करें। कराची ने वज़ीर-ए-आज़म भी दिया, कराची ने सदर भी दिया, वफाकी वज़रा भी दिए, लेकिन उन वज़रा और सदर और वज़ीर-ए-आज़म के पास अब कराची वालों के लिए वक्त नहीं। दूसरी तरफ सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध की तरजीहात में भी कराची शामिल नहीं है। क्यों वफाक और सिंध दोनों इस मामले पर खामोशी इख्तियार कर रहे हैं? सिंध कैबिनेट की अगर हम बात करें, गुज़श्ता दिनों इसमें तब्दीली आई है और उस रद्दबदल में एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई और जिससे एक उम्मीद भी लगी कराची वालों को भी, और वो ये है कि एक स्पेशल टास्क दिया गया और डिवीज़न टू डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अब लोगों को मुंतखब किया गया है जो सीएम को रिपोर्ट करेंगे। और कराची वालों के लिए एक उम्मीद जागी है कि हो सकता है अब सिंध हुकूमत कराची को अपनी तरजीहात में शामिल करे। दूसरी तरफ पीडीएम का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? आज इजलास भी बुलाया गया और इस इजलास में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी पीडीएम की इत्तेहादी जमात थी, वो इसमें मुतहर्रिक नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही 3 पार्टियां बाहर हो चुकी हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर आगे चलना मुश्किल होगा। और बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर पीडीएम को आगे लेके चलना है तो अब सबसे पहले हमें पंजाब को टारगेट करना होगा, उस्मान बुज़दार को घर भेजना होगा और उसके बाद इमरान खान को घर भेजें। और ज़ाती मफादात और ज़ाती तरजीहात को छोड़कर हमें इज्तिमाई फ़ायदे की तरफ बढ़ना होगा। और इसी सूरत में पीडीएम जो है वो मुअस्सर हो सकती है। नए कबल अज़ वक्त इलेक्शंस की भी बात हो रही है। क्या मुल्क में 2023 से पहले यानी 2022 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या नहीं? और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, हर महाज पे उनको नाकामी हुई है। PMLN भी इख्तलाफात का शिकार है, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पे पंजाब, चूँकि पंजाब को टारगेट करने का कहा जा रहा है, उसमें आज आफ्ताब शेरपाव साहब ने भी कहा है कि हमें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो खाली नशिस्तें हैं उन पे ओहदे हमें दिए जाएं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा या नहीं? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब वीर जी कोहली, आप मावन खुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं उस्मा करदार साहिबा, MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर सियासतदान हैं। उस्मा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। थैंक यू। भी जी, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ कराची से ही करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची आए और चले गए, ग़ालिबन छठा दौरा था उनका ये, और यही होता रहा। वो चंद घंटों के लिए कराची आते हैं, चले जाते हैं। कल का दौरा उनका चूँकि कराची और साथ वो चूँकि बलूचिस्तान को भी उन्होंने टच किया। क्या समझते हैं, तरजीहात में शामिल नहीं है कराची? सिंध हुकूमत अब थोड़ा सा फोकस कर रही है इस पर। वफाक बार बार मुतालबे तो करता है, लेकिन कराची में जो उन्होंने पहले सबसे पहले 162 अरब का कहा, फिर 1100 अरब का जो पैकेज आया, ऐलानात होते हैं, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही। किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, 2018 में जब नए नए प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, किस तरह बने, क्या हुआ, वो एक अलग कहानी है, उस पर नहीं जाते। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके लिए पूरा मुल्क एक जैसा होता है और मुल्क के तमाम शहरी बराबर होते हैं। ठीक, वो सिर्फ कोई एक तंजीम का जिनके थ्रू वो चुनकर आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, उसके नहीं रहते, वो फिर पूरे 22 करोड़ लोगों के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि खान साहब जो कंटेनर पे जिस तरह के रवैये और जिस तरह के गालम गलो, जिस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते थे, उसी तरह का उनका हुकूमत में आने के बाद भी वही रवैया, वही लैंग्वेज, वही चीज़ें और वही तासुब परस्ताना रवैया। खुद वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि सिंध हमारे पास नहीं है। ये एक वज़ीर-ए-आज़म कैसे कह सकता है कि सिंध उनके पास नहीं है? और दूसरी बात ये कि देखो, जब इसी सिंध से उनके पास 14 MNAs, 26 MPAs और ख़ुद
वो इस यहाँ से कराची से जीत कर गए हैं, सदर यहाँ से गए हैं, वफाकी वज़रा यहाँ से हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि सिंध? नहीं, उन्होंने कहा, जी बिल्कुल कहा, लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात कि जब पहली दफा वो आए 2018 में, वो उमरकोट में आए, तो उस वक्त यहाँ पर खौफनाक किस्म की कहत थी। ठीक। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी मैं फौरी तौर, क्योंकि चोरों लुटेरों डाकुओं से बड़ी मुश्किल से जान छूटी है, फिलहाल तो हमारे बजट में कुछ नहीं है, तो मैं फिल फोर जो है वो 2 मोबाइल जो एम्बुलेंस वगैरह जो होती है, मोबाइल हॉस्पिटल्स, वो 2 भेज रहा हूँ जल्दी, और दूसरा ये कुछ चीजें उन्होंने अनाउंस करके चले गए। ठीक। अच्छा, उसको वो कहत तो गुजर गई, उसको 3 साल और गुजर गए, आज तक एक सिंगल को मैंने टैबलेट थरपारकर में नहीं देखे जो वज़ीर। उसके बाद फिर कराची में ऐलान हुआ, फिर सक्खर में ऐलान हुआ, फिर उसके बाद जब भी आते हैं यहाँ पर आते हैं तो उनके 2 रवैये। एक तो ये कि जब वो आते हैं, अब मीरपुर खास पूरा सिंध जो है उसमें उस वक्त डूब रहा था, मतलब फ्लड आया हुआ था, और पूरा हमारे जो सीएम साहब थे, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब, बाकी पूरी काबीना जो है वो कभी मीरपुर खास में, कभी बद्दीन में, मुख्तलिफ इलाकों का विजिट कर रहे थे। उसी दौरान वज़ीर आज़म यहाँ पर कराची आए, और कराची जी डूब गया, कराची गंद किचरा, फलाना फलाना वो करके यहाँ स्पीच करके, और गालिम गलोच जिस तरह वो बोलते हैं, चोर डाकू लुटेरे करके वो वापस चले गए। उसके बाद आज कल जो आए हैं उसमें भी आए हैं। देखें आप, यहाँ पर जब आप जाते हैं, एक वज़ीर आज़म जब जाता है कहीं, तो ये उस पर लाजम ये होता है, वो नहीं देखता कि किस पार्टी का वहाँ वज़ीर आला लगा हुआ है या कौन सी पार्टी रूलिंग, ये नहीं देखना पड़ता, उसको नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको ये चाहिए था कि फौरी तौर पे यहाँ जो वज़ीर आला है उसको वो लिखते कि भाई हम आपके सूबे में आ रहे हैं, तो वज़ीर आला जाके उनको वेलकम करता, उनके प्रोटोकॉल देता। उन्होंने कोई ऑफिशियल उनके साथ शेयर नहीं किया, कोई इनवाइट नहीं किया। जो कराची में आप जा रहे हो, कराची के मेयर को आप नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं बुलाते, तो ये इनका जो रवैया है ना, वो इस तरह का रवैया है कि ये जो इससे नुकसान ये होगा। देखो वो तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान जो स्टेट को, रियासत को, बिल्कुल रियासत को हो रहा है, और कराची के सिंध के आम शहरियों को हो रहा है। उस्मान करदार साहब, पंजाब का तो हम रुख करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कराची पे आप रिस्पॉन्ड करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान जब भी सिंध का दौरा करते हैं, और 6 दफ़ा उन्होंने विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेते। ठीक है, सिंध हुकूमत, सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, वो अपोजिशन में है आप यहाँ पे, लेकिन ऑन बोर्ड लेना चाहिए। प्रोटोकॉल्स होते हैं, सीएम उनको रिसीव करे। अब बहुत सारा, चूँकि दूसरा बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा शहर है कराची, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ सिंध और वफाक की सियासत की नज़र हो गए। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो आगे, वो तो टीम की बात करते हैं, आगे बढ़कर वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बड़े दिल का मुजाहरा करें और सिंध हुकूमत को साथ बिठाएं और उनसे पूछें कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, ताकि आम आवाम तक जो फ़ायदे हैं वो पहुँच सकें। इस सियासत की वजह से सिंध के अवाम का, कराची के अवाम का नुकसान हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो उनको कराची ने इत्तेमाद का वोट दिया है। वहाँ 8 लाख उनको वोट पड़ा था, 14 हमारे MNAs हैं, और तकरीबन 26 के करीब हमारे MPAs हैं। कराची हमारा दिल है। ये हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर जो है वे किसी भी सूरत में उसको निगलेक्ट करें। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये हर वक्त सिंध गवर्नमेंट को क्यों शिकायत रहती हैं सेंटर से। अब NCOC की मैं आपको बात बताती हूँ। वहाँ पे NCOC तमाम जो सूबे हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे बैठ के तो सब वहाँ पे वफाक के साथ फैसले करते हैं। अगर वहाँ पे फैसले इकट्ठे हो रहे हैं और हो सकते हैं, तो फिर ये बाकी मामला जो है ये क्यों हालात खराब करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेजेस अनाउंस किए हैं उसमें 1100 अरब का था, उसमें 60% वफाक ने देना था और 40% जो है सूबाई हुकूमत ने उसमें कंट्रीब्यूट करना था। क्योंकि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड्स के बाद सारे जो फंड्स हैं वो तो सूबे में आ जाते हैं, वफाक के पास तो कोई फंड्स नहीं बचते हैं, तो उनका लाजम है कि वो भी उसमें शिरकत करें। अब नाले अगर इनके सारे गंदे हैं और इतना वहाँ पे हशर नशर हुआ है, तो वो कौन साफ करवा रहा है? वो वफाक साफ करवा रहा है, और उसकी वजह से अब दोनों नाले जो हैं आपके वो बहुत बेहतर उसमें हालत में है। फिर आपकी जो ग्रीन लाइन है
वो अब उसके ऊपर पैसा कौन लगा रहा है, वो वफाक लगा रहा है। अभी इंशाल्लाह ताला सितंबर में आप देखेंगे कि सारी जो वो इक्विपमेंट है वो सारी पहुंच रही है यहाँ पे, और इंशाल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स वो ग्रीन लाइन भी इनकी चालू हो जाएगी। और जो इनको ट्रैफिक के सारे इतने आप मुझे ये बताएं कि ये 13वां साल है पीपल्स पार्टी का, ये इन्होंने अभी कुछ करना होता सिंध के लिए तो करना चुके होते हैं। ठीक, ये कोई सिर्फ 3 उस्मा साल कज़ा साहब नहीं है। बिल्कुल ठीक, आप जो क्यों चीज़ें इतने गिनवा रही हैं वो रिलेशनशिप सारी क्या हैं। इन्होंने किया है? ग्रीन बस आपका इन्होंने मंसूबा पिछले नहीं 10 था, साल, 2 ग्रीन दफा बस आपका हुकूमत मंसूबा नहीं रही था। है। अभी तक 3 तो सालों में आपने भी तो कोई उधर कराची के लिए SIT एक्सक्लूसिव पैकेज नहीं दिया। चाहिए थी वहाँ पे। आप अंदरूनी सिंध को देख लें क्या हालात है वहाँ पे। तो ये तो इनके तो सारे जो फंड्स हैं वहाँ पे जो करप्शन है वो लेजिटिमाइज की हुई है डिपार्टमेंट्स ने। वहाँ पे तो जो चीज है वो ठोक बजा के की जाती है, जेबें भरी जाती हैं, बैंक अकाउंट्स भरे जाते हैं। तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तो सिंध हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं होता है। ठीक है, पूछ लेते हैं वीर जी, आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही प्रोजेक्ट्स गिनवा रही है जो या तो मुस्लिम लीग नून ने शुरू किए थे या कुछ आपने शुरू किए थे। एक्सक्लूसिवली कराची के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो वो बता सकें कि ये प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया। बाकी 13 साल कारकर्दगी का सवाल भी उन्होंने किया कि 13 साल में सिंध हुकूमत ने क्या किया कराची के लिए, सिंध के लिए। देखें, सबसे पहले तो मेरी वो तरबियत नहीं हुई कि मैं किसी के साथ बदतमीज़ी करूं, लेकिन मुझे ताज्जुब ज़रूर होता है इनके रवैयों पर, इनके बातों पर। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई वफाक हमें कर्जा दे रहा है या अपने हिस्से से काट के दे रहा है। ये वो पैसे हैं जो आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 70% हम यहाँ से सिंध वाले देते हैं, और उसका रिटर्न जो आप देते हो उसमें से जो आम तौर पर मिलता था उसका आप काट काट के देते हो। इससे पहले आप देखें 2018 से शुरू करें, 2018 में हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें, मेजर स्कीमें मिली थी वो तकरीबन कोई 25-30 करोड़ के आसपास थी। उसके बाद फिर 25-30 में से आपने फिर 2019 में उसको काट के 12 रख दी, और फिर 2020 अभी 20-21 है उसमें आपने 6 रख दी। तो ये हर साल जो आप जिस तरह काटते हो, ये आप अपना पैसा नहीं दे रहे हो, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये जो सिंध का पूरे पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, सिंध में 70% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ सिंध देता है, उसमें से आप वापस करना। और ये आईनी वो हमारा राइट है, ये हमारा आईनी हक बनता है। इस एएनएफसी अवार्ड में आप देख लें तो आपको ये ताज्जुब नहीं, इस बात करते हुए आपको नहीं वो फील होता कि आप कैसी कोई गैर आईनी बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। और ऐसे आप तो आज के आपकी हुकूमत है, कल आपकी हुकूमत नहीं होगी, कल परसों किसी और की हुकूमत होगी। लेकिन ये जो आईनी तरीक़ेकार वफाक के अंदर और 4 सूबों के बीच में जो मुआहदा है, उस मुआहदे के तहत जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसकी जो तकसीम होती है उसके हिसाब से जो हमेशा मिल रहा होता है आप उससे कम काट के दे रहते हैं। तो ये आपने एक्स्ट्रा कोई कमाल नहीं किया, ये वही चीजें हैं जो आमतौर पे आती हैं। उस्मा जी, आपने गुफ्तगू सुनी, वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि सूबे को कराची जो है वो 90% दे रहा है, सिंध कंट्रीब्यूट कर रहा है 70% वफाक को, तो उसी में से तो आप हमें हक दे रहे हैं और वो भी पूरा नहीं मिलता। उसके बावजूद सिंध हुकूमत कह रही है कि हमारे पास जो फंड्स हैं उस फंड्स में हम डिलीवर कर रहे हैं। चलें जी, 3 साल ये हमारे सर पे डाल दें कि जी आपने वफाक ने हमें कुछ नहीं दिया। तो जो उससे पहले 10 साल थे वो उधर क्या बना, तब तो इनकी भी बीच में हुकूमत रही है। तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं सिंध का नक्शा बदला, क्यों इन्होंने कचरे का ढेर बना दिया कराची को? ये क्यों नहीं मानते हैं कि वहाँ चूंकि एनक्यूएम है तो ये इन्होंने एक दमड़ी नहीं लगाई कराची के ऊपर, और वो पूरा जो वहाँ पे निजाम जो है वो पूरा अब भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुर्तजा वहाब लगा दिया है, क्योंकि उनको पता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं तो वहाँ पे फिर खूब इनके वो जो है मनमानियां फिर इनकी चलेंगी। क्या इन्होंने किया है वहाँ पे? थर में देखें जो अखबार, जो वहाँ पे वो एड्स के हालात हैं, जो वहाँ से कुत्ते काटने से लोग मर रहे हैं, जो कोविड के अब हालात हैं, तो इन्होंने किया क्या है वहाँ पे सिंध के लोगों के लिए? और वफाक ने तो इनके कोई फंड्स नहीं रोके। जो एनएफसी अवार्ड्स में जो सूबों को जाते हैं वो उसी तरह से सूबों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब जा रहे हैं। उसमें तो वफाक ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। क्यों ये इस तरह से रो रहे हैं, पिट रहे हैं? सारी जो जिस तरह जो भी मुख्तलिफ सूबों को जाने फंड वो सब जाते हैं, हर साल जाते हैं वो। ठीक है जी, उस्मा लाइन पे ये जी सबसे पहले आप ये थर का थोड़ा इनको बता दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये कि हमको रो पीट नहीं रहे हैं और ना हमें ये सूट करता है हम रोए पीटेंगे नहीं, ये हमारा राइट है।
हमने लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, हमारी गवर्नमेंट लोगों ने बनाई है और हम अपना राइट मांगेंगे, हर फोरम पर मांगेंगे। ये कोई रोड़ने पीटने की बात नहीं है, हक मांग रहे हैं और ये हर जिस तरह वो आईनी तरीकेकार होगा हम वो उस तरह से अपना हक लेके रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, तो आए बैठ के हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। और जो नाले और आप जो कह रहे हैं ना पानी का, अभी इस्लामाबाद में हमने देख लिया पूरा, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे चला है। आप नहीं माने, आंखें बंद कर लें, जो कुछ हुआ आप जो देखो। बारिशें जब होती हैं शहर डूबते हैं, अमेरिका जैसे शहर डूबते हैं, लेकिन उस पर सियासत हमने कभी नहीं की। ये आपके लोग करते हैं, आपके नुमाइंदे यहाँ बैठ के और नाले के अंदर जूते उतार के खड़े होकर पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे नहीं होता है। हमारी सियासत ये नहीं है, ना ये हमारी तरबियत है कि हम इस तरह की करें। लेकिन आप आ जाएं, आपको थरपार कर घुमाते हैं। अभी आज की अखबार में खबर आई है कि किसी ने सर्वे किया है, उसमें 500 लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर 500 डॉग बाइट के केसेस आए हैं इस्लामाबाद सिटी के अंदर। और फिर एक बंदा कहता है, जो बनी गाला में रहता है एक बंदा, उसका इंटरव्यू छपा है उसमें, उसने कहा कि मैं चला गया हॉस्पिटल तो वहां पे वो डॉग बाइट जो वैक्सीन होती है वो नहीं थी। तो उसके बाद मैंने को 900 रुपए की पता नहीं कि अपने जेब से जाकर एक मेडिकल स्टोर से परचेज करके मैंने अपनी लगवाई है। ये इस्लामाबाद शहर की बात हो रही है, बन्नी गाला की बात हो रही है। और आज के अखबारों में स्टोरी छपी है, आप थोड़ा सा आंखें खोल के देख लिया करें। उज़मा लाइन ड्रॉप होगी, वो दोबारा हम कोशिश करेंगे। लाइन पे आ गई हैं। और उज़मा कद्दार साहब, आज वीर जी एक अखबार का रेफरेंस दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक नहीं है। आप हमें थर का कह रही हैं। थर का तो वो कह रहे हैं हम खुद रिहायशी हैं, अंदरूनी सिंध को समझते हैं, जानते हैं, हम आपको विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि कितना डेवलप हो चुका है। नहीं तो वो आप मुझे बताएं ना कि क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया है। लड़काना में 90 अरब जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने फरियाल तालपुर को क्यों बुलाया हुआ है? हो गया, हिसाब ही कोई नहीं है 90 अरब का। बाकी जो इंटीरियर सिंध में वहाँ पे छप्पड़ पे लोग पीते हैं, गोश्त स्कूल्स हैं, ना इनको कोई तालीम दी है, ना इनको कोई सेहत की सहूलत है। वहाँ पे रेड़ों पे वो लेके अस्पतालों में जाते हैं, कई मील इन्होंने, सड़कें कोई नहीं है वहाँ पे, लोगों को कोई फैसिलिटी तो दी नहीं है। ये यहाँ पे और कुत्तों के काटने का रेशियो तो देख लेना आप क्या है। हमारे पास तो अभी जो है बहुत कम केसेस हैं इस तरह से जिनको हम सही तरह से डील भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप इनसे कोविड का पूछ लें, 23% पे पहुंच गए। क्या इनकी हुकूमत क्या कर रही है? नहीं, सिंध हुकूमत ने तो बड़ा इस पे लॉकडाउन भी लगाया, हिकमत अमली भी बनाई और अप्रिशिएट भी किया गया इस पे। उज़मा कद्दार साहिबा, किस चीज पे? लॉकडाउन, पहले लॉकडाउन से लेकर आज तक जो सिंध हुकूमत ने जितने भी मेजरमेंट्स लिए और ख़ासतौर पे SOPs के वाले से लॉकडाउन ने लगाया, उस वक्त कंट्रोल किया, तो इसको तो अप्रिशिएट किया गया सिंध हुकूमत की एफर्ट्स को। नहीं जी, ये जाहिर है। अब ये तो आपको पता है नेशनल NCOC का एक स्ट्रक्चर है और वो तमाम सूबों के साथ मिलके हम लोग इसमें काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंध हुकूमत जो है वो उनको जाहिर है अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मईशत का पहिया रुक जाएगा। और जो 70% ये कहते हैं, नहीं तो फिर अप्रिशिएट करें ना, आप भी माने ना कि सिंध हुकूमत ने आपके साथ कोऑपरेट किया, सिंध हुकूमत ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एफर्ट तो करनी। उज़मा तक शायद हमारी आवाज़ नहीं जा रही। विजय जी क्या कहेंगे, खासतौर पे जब हम अभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि पंजाब में अगर आपने PDM को बहाल करना है तो पंजाब से आगाज़ करें, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ और हम आपका साथ देंगे, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ। आपको लगता है कि PDM का अब, चूँकि आज का जो इजलास हुआ और उसमें ये मुतालबा भी रखा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो शेरपा ग्रुप है उनको और ANP को सीटें जो खाली हैं उन वहाँ पे जो ओहदे हैं वो ओहदे भी दिए जाएं ताकि हम मुत्तफ़िका तौर पे इस इत्तेहाद को आगे बढ़ा सकें। देखें, PDM को पीपल्स पार्टी ने नहीं छोड़ा था। पीपल्स पार्टी ने अपना क्लियर एक मौक़िफ़ रखा था और पीपल्स पार्टी ने कहा था कि कोई भी फोरम पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम छोड़ेंगे तो कोई और आके यहाँ पर हमें मुसल्लत हो जाएगा हमारे ऊपर। और जो हमारा मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो फैसला किया था वही सही साबित हुआ। और आपने देखा कि फिर वो जो PDM की जमात नून लीग वगैरह वो सारे उस इलेक्शन का हिस्सा रहे, गिलगित में भी रहे, कश्मीर में भी रहे और जो ज़िमनी इलेक्शन उन्हें जीते भी सही। तो जहाँ वो सीट जीत जाते हैं वो कहते हैं फैसला अच्छा था, जहाँ नहीं जीतते वहाँ कहते हैं धांधली है। तो जो सही जो मौक़िफ़ था वो हमारा था, जो सबने माना और सबने इलेक्शन लड़े, सारा कुछ था। तो अगर वहाँ उस वक्त अगर रिज़ाइन कर देते तो फिर उसका नतीजा आज कुछ और होता और उसका
भुगत रहे, खुमियादा हम सब भुगत रहे होते हैं। ठीक। तो हमारा ये मौक़िफ़ पहले दिन से है और क्लियर मौक़िफ़ है, हमने कभी नहीं कहा था कि हम आपके साथ नहीं है। लेकिन नून लीग और मुस्लिम लीग फजल रहमान ग्रुप जो है वो अभी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप पे। नहीं, वो कह रहा हूँ ना कि देखो हमारा मौक़िफ़ क्लियर साबित हुआ और लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा। अब डिपेंड ये करता है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम कहते हैं कि इस नाअहल हुकूमत को जिस तरह से वो गैर आइनी काम करते हैं, जिस तरह सूबों के साथ तासुब परस्ती करते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कह चुका है कि आप जो नेब वगैरह को आप जो अपोजिशन के खिलाफ जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हो, ये पॉलिटिकल जो टारगेट हो रही है सारी चीज़ें, तो वो तो आया हो चुकी है ना, पूरी दुनिया ने मान लिया। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, इस मौक़िफ़ के साथ जो जुड़ता है वो उसके साथ हम आगे ठीक है, इस मौक़िफ़ पे कायम हैं और ख़ास तौर पे पीडीएम में क्या कोई सरप्राइज़ दे पाएगी? इस वक्त वो टारगेट करना चाह रहे हैं पंजाब को और पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराएंगे। उसके बाद अगला जो टास्क होगा वो होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़। इससे पहले अगर हम देखें तो पीडीएम के जितने भी मुतालबात थे एक एक करके वो अपने तमाम मुतालबात से पीछे हटे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी यही थे कि सबसे पहले इस्तीफ़े दिए जाएँ, लेकिन इस्तीफ़े नहीं दिए गए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का।